हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए फिजिकल साइंस का कंसर्न अबाउट इन्वायरमेंट अपने पर्यावरण के प्रति अभिरुचि पार्ट 2 का वीडियो लेकर आए। आप इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न प्रकार के टॉपिक के बारे में जानकारी करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो है ओजोन स्तर। ओजोन स्तर क्या है? आप जानते हैं कि वायुमंडल के विभिन्न स्तर होते हैं, जिसमें सबसे धरातल के नज़दीक का जो स्तर होता है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं या घन मंडल कहते हैं, और ठीक इसके ऊपर के जो स्तर होते हैं उसे शांत मंडल या समताप मंडल कहते हैं। तो ओजोन मंडल कहाँ है? ओजोन मंडल का कुछ भाग क्षोभ मंडल और कुछ भाग शांत मंडल, कहने का मतलब अधिकांश भाग शांत मंडल में है और कुछ भाग क्षोभ मंडल में भी इसका है। इसका स्तर प्रायः 12 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में माना जाता है। चूंकि यहाँ पर O3 गैस की अधिकता होती है, इसलिए इस स्तर को हम ओजोन स्तर कहते हैं। ठीक है, यानी 12 से 35 किलोमीटर के बीच ऑक्सीजन गैसों की अधिकता होती है वायुमंडल का, इसी स्तर को हम ओजोन स्तर कहते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा टॉपिक आपके सामने है वो है ओजोन स्तर का निर्माण। अब हम देखेंगे कि ओजोन स्तर का निर्माण होता कैसे है। ठीक है, ओजोन स्तर का निर्माण ओजोन गैस से होता है, ये हमें पता हो गया। अब ये ओजोन गैस बनता कैसे है? इतना तो हमें जरूर पता है कि हमारे वायुमंडल में O2 गैस उपस्थित होते हैं, ऑक्सीजन गैस उपस्थित होते हैं। अब ये ऑक्सीजन गैस जैसे ही यूवी लाइट के संपर्क में आते हैं, जैसे ही ये यूवी लाइट के संपर्क में आते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज के संपर्क में आते हैं, पराबैंगनी किरण के संपर्क में आते हैं, तो ये ऑक्सीजन गैस विघटित होकर ऑक्सीजन परमाणु में बदल जाते हैं। ये ऑक्सीजन का अणु है और ये ऑक्सीजन का परमाणु है। तो एक अणु ऑक्सीजन के विघटित होने से 2 ऑक्सीजन परमाणु का निर्माण हुआ। अब जितने भी O2 गैस है सभी क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन परमाणु से अभिक्रिया करते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं, और रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप O3 का निर्माण कर लेते हैं। और यही O3 इस मंडल में विद्यमान है, जिसे कि हम ओजोन स्तर के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया कि ओजोन स्तर का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अब आते हैं ओजोन स्तर को पृथ्वी का छाता क्यों कहते हैं। पृथ्वी का छाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार हम छाते का उपयोग अपने शरीर को धूप से रक्षा करने के लिए करते हैं, ठीक उसी प्रकार ओजोन का जो लेयर है वो पूरे पृथ्वी को यूवी लाइट को आने से रोकता है। यानी सूर्य के प्रकाश से जो यूवी लाइट निकलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं, यूवी लाइट जो निकलते हैं, ठीक है, ये लघु तरंग वाली किरणें हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, परंतु जैसे ही ये ओजोन स्तर में आते हैं, ओजोन गैस इसे क्या करता है? अवशोषित कर लेते हैं और पृथ्वी पर इन अल्ट्रावायलेट रेज को आने से क्या करता है? बचाता है। इसलिए हम ओजोन स्तर को पृथ्वी का छाता भी कहते हैं। क्लियर हो गया? यूवी लाइट एक बहुत ही हानिकारक किरणें हैं जो हमारे शरीर, पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार के प्राणी जो पृथ्वी पर निवास करते हैं उनके शरीर को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ओजोन स्तर को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का छाता कहते हैं, क्योंकि ये यूवी लाइट को पृथ्वी से आने से रोकता है। क्लियर?
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आता है वो ये है, क्या होता है यदि वायुमंडल में ओजोन लेयर नहीं होता। देखिए, अब एक प्रश्न आपके सामने है कि क्या होता यदि वायुमंडल में ओजोन का लेयर नहीं होता। तो आप जान रहे हैं कि ओजोन का लेयर नहीं रहने से सूर्य के प्रकाश का जो अल्ट्रावायलेट किरण है, ये अल्ट्रावायलेट किरण पृथ्वी पर पहुंच जाता, और पृथ्वी पर पहुंचने से यहाँ पर ये क्या करता है, केमिकल इफेक्ट करता है। ये केमिकल इफेक्ट करता है, कहने का मतलब ये रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करता है। ओजोन गैस क्या करता है, केमिकल इफेक्ट उत्पन्न करता है। ये पेड़ पौधे के जो पत्तियां हैं, उसके जो फूल हैं या उसके जो फल हैं, उसको डैमेज कर सकता है, उसको क्षति पहुंचा सकता है। जो छोटे छोटे प्राणी हैं जो इस रे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो अल्ट्रावायलेट को सहन नहीं कर सकता है, वो जीवित नहीं रह पाएगा, वो पृथ्वी से समाप्त हो जाता है। पृथ्वी बिल्कुल आग का एक भट्टी के समान बन जाएगा। मनुष्य में स्किन कैंसर उत्पन्न हो सकते हैं, मतलब त्वचा के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। स्किन कैंसर यानी त्वचा का कैंसर मनुष्य में उत्पन्न हो सकते हैं, त्वचा का कैंसर। ठीक है, अगर आंख में पड़ जाए तो ये आंख को परमानेंट अंधा बना सकता है, यानी ये ब्लाइंडनेस उत्पन्न कर सकता है, ब्लाइंडनेस उत्पन्न कर सकता है। अगर ये आंख के ऊपर पड़ जाए तो अंधापन उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, और क्या कर सकता है, ये कैटरेक्ट नामक बीमारी भी उत्पन्न कर सकता है, यानी इसको कहते हैं मोतियाबिंद। ठीक है, कैटरेक्ट नामक बीमारी भी उत्पन्न कर सकता है, जिसको मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद ये बीमारी भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये सारे इफेक्ट हो सकते हैं यदि वायुमंडल के ऊपर ये स्तर यानी ओजोन स्तर नहीं होता। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के तरफ, जिसको कहते हैं ओजोन स्तर के बारे में हम समझेंगे कि ओजोन स्तर विघटित हो रहा है, उसको ओजोन का क्षरण बोलते हैं। यानी ओजोन का जो स्तर है वो कहीं कहीं पे उसका क्षरण हो रहा है ना। तो ये क्षरण क्या है, जब ओजोन लेयर किसी भी वायुमंडल के स्तर से समाप्त हो जाते हैं तो उसी को ओजोन क्षरण कहते हैं। यानी ओजोन स्तर का विघटित हो जाना या नष्ट हो जाना ही क्या कहलाता है, ओजोन क्षरण कहलाता है। ओजोन क्षरण कहलाता है, ओजोन क्षरण कहलाता है। इसे हम ओजोन छिद्र भी कहते हैं। ठीक है, ओजोन होल भी कहते हैं, ओजोन होल, ओजोन छिद्र यानी ओजोन होल भी कहते हैं, ओजोन होल। ठीक है, तो ओजोन होल आखिर होता कैसे है, इसके बारे में भी हम जानेंगे अगला टॉपिक में। अब अगला टॉपिक देखिए आपका, ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेवार गैस कौन सा है। आखिर ओजोन का क्षरण जो हो रहा है उसके लिए कौन कौन से गैसें जिम्मेवार है। तो आप जानते हैं कि धरातल पर विभिन्न प्रकार के कृत्रिम वस्तुएं तैयार की जा रही हैं। विभिन्न प्रकार के हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी चीज बनते जा रहे हैं जो कुछ हानिकारक गैसें उत्पन्न करते हैं, जैसे CFC
CFC, जिसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रेफ्रिजरेटर से निकलने वाला एक हानिकारक गैस है। ठीक है, हम AC का यूज करते हैं, तो AC या रेफ्रिजरेटर, इन सभी से CFC नामक एक हानिकारक गैस उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसके अलावा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड बनते हैं फैक्ट्रियों से या अन्य प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट है उससे नाइट्रस ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये क्या करता है, वायुमंडल के नाइट्रोजन के साथ मिलकर वो उसे क्या करते हैं, वायुमंडल के साथ मिलकर उसे हॉट कर देते हैं, यानी उसे गर्म कर देते हैं। तो N2O है, इसके साथ साथ कुछ गैसें जो ग्रीन हाउस गैसें कहलाते हैं, CH4, CO2। ठीक है, ये सारे गैसें जिम्मेदार है ओजोन क्षरण के लिए, अर्थात ओजोन क्षरण होता है। इसमें से CFC जो होते हैं, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, जिसमें क्लोरीन गैस उपस्थित होता है, तो ओजोन लेयर को छिद्र करने में ये जो क्लोरीन गैस है ये बहुत ही घातक है, अर्थात ये छिद्र करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जिम्मेवार है, क्योंकि ये O3 से मिलकर क्या करता है, क्लोरीन गैस O3 से मिलकर क्या बनाता है, तो क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो इसका मतलब साफ होता है कि ओजोन गैस के साथ क्लोरीन रिएक्शन करता है, मतलब क्लोरीन गैस रिएक्शन करता है और क्लोरीन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। क्लोरीन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है, मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है, और यही ओजोन लेयर को हटा देता है या ओजोन क्षरण कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरा टॉपिक्स आया है, वो है ध्रुवीय क्षेत्र में ही ओजोन क्षरण होता है। देखा गया है कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है, जैसे अंटार्कटिका, अब अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन का स्तर है वहाँ पे अधिकांश मात्रा में ओजोन का क्षरण हो रहा है। इसका कारण क्या है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होते हैं, लगभग -80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे एक बर्फीले आंधी चलते हैं, तो बर्फ का कण जो होते हैं, छोटे छोटे बर्फ का कण, वो क्या होता है, वो क्लोरीन के सक्रियता को काफ़ी अधिक बढ़ा देता है। ठीक है, ये कण जो होता है वो क्लोरीन गैस का सक्रियता को काफ़ी अधिक बढ़ा देता है। हालांकि क्लोरीन गैस हर जगह शांत मंडल में, ठीक है, चले जाते हैं। किसके कारण, तो कुछ तो कृत्रिम तरीके हैं, जैसे कि इन सभी उपकरणों का जब हम यूज करते हैं तो उससे निकलने वाला जो क्लोरीन गैस है वो, और कुछ कहा जाता है कि नेचुरल भी होते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट। अब ज्वालामुखी विस्फोट अगर हो गया तो उससे भी कहता है क्लोरीन गैस या HCl या क्लोरीन, ये सब जो है, इसका जो क्लोरीन है वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब ये क्लोरीन वहाँ पे ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं क्योंकि बर्फीले क्षेत्र में टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाते हैं, और वहाँ जो बर्फ़ का कण होते हैं वो क्लोरीन के सक्रियता को काफ़ी बढ़ा देते हैं, और इसलिए तब वहाँ पर क्या होता है कि ओजोन का जो स्तर होता है वो काफ़ी मात्रा में विघटित होने लग जाते हैं, और विघटित होकर वहाँ एक बहुत बड़ा होल कर दिया है। इसलिए ऐसा देखा गया है या
अध्ययन किया गया है कि अंटार्कटिका वाले क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में ओजोन का क्षरण हो गया है और इसलिए वहाँ से जो प्रकाश पृथ्वी पर आते हैं वो हमारे जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, अंटार्कटिका में जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, उन सभी पहाड़ के जो बर्फ़ है वो काफ़ी मात्रा में पिघलते जा रहे हैं और ये बर्फ़ पिघल पिघल कर क्या हो रहे हैं, तो हमारे समुद्र के अंदर जमा हो जा रहे हैं। अब समुद्र के अंदर ये जो बर्फ़ जमा हो जा रहा है तो समुद्र का लेवल क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसलिए आजकल देखा गया है कि समुद्र का जो लेवल है वो इंक्रीज होते जा रहा है। इससे दिक्कत क्या होगा कि जो तटीय इलाका में रहने वाले लोग हैं या तटीय इलाका में जो वृक्ष हैं या जीव जंतु जो निवास करते हैं वो सारे समुद्र के अंदर डूब जाएंगे, समुद्र के अंदर विलीन हो जाएंगे। इसलिए ध्रुवीय क्षेत्र के जो बर्फ है वो पिघल रहे हैं और उसके पिघलने के बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट टॉपिक है पराबैंगनी किरण का प्रभाव। जैसा कि आप जानते हैं कि पराबैंगनी किरण अगर धरती के ऊपर पहुंच जाए तो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। जैसा कि बताया गया है, स्किन कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं, स्किन कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं, त्वचा का कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं, त्वचा का कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं, सभी पेड़ पौधे नष्ट हो सकते हैं, सभी पेड़ पौधे नष्ट हो सकते हैं, ठीक है। वायुमंडल का तापक्रम बढ़ सकते हैं, वायुमंडल का तापक्रम भी क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, तापक्रम बढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें परमानेंटली अंधापन भी बना सकते हैं, व्यक्ति को अंधापन नामक बीमारी हो सकते हैं, मोतियाबिंद हो सकते हैं, मोतियाबिंद भी हो सकते हैं। तो ये सारे कुप्रभाव जो है देखने को मिल सकते हैं अगर पराबैंगनी किरण धरती पे पहुंच जाते हैं तो, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हरित गृह प्रभाव। अब इसके बारे में अच्छी तरह से समझें कि हरित गृह प्रभाव क्या है। हरित गृह प्रभाव का जो शब्द है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो कहा जाता है कि जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, ध्रुवीय प्रदेश, वहाँ पे काफ़ी ठंडा होते हैं ध्रुवीय प्रदेश में। अब ध्रुवीय प्रदेश में ठंडा होने के कारण वहाँ पे खेती करना या कृषि करना बहुत ही दुष्कर होते हैं, खेती करने में बहुत ही परेशानी उत्पन्न होते हैं। इसलिए वहाँ पे क्या करता है, खेती करने के लिए एक कांच का घर बनाया जाता है, ठीक है। इस कांच का घर के अंदर मिट्टी डालकर खेती किया जाता है। अब यहाँ पे जो कांच का घर है इसमें होता क्या है कि सूर्य के प्रकाश का किरण जब इस कांच के घर में प्रवेश करते हैं, ठीक है, तो चूंकि वहाँ का सूर्य के प्रकाश के किरण में ज़्यादा इंटेंसिटी होता नहीं है, इसलिए एक बार अगर प्रवेश कर गया तो फिर ये कांच के घर से वापस नहीं लौट पाता है। मतलब ये जो ऊष्मा इस कांच के घर में उपस्थित हो गए हैं, ये फिर वापस नहीं जा पाते हैं क्योंकि कांच इसको रोक लेते हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जब भी सूर्य का प्रकाश कांच के घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इस टेम्परेचर पर कृषि करना आसान हो जाता है। उस टेम्परेचर पर यहाँ पर जो है उपज हो सकते हैं, ठीक है।
सब्जी का खेती या अन्य फसल का खेती भी इस टेम्परेचर पर किया जा सकता है। ठीक है, अब इस कांच के घर को ही हम ग्रीन हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्रीन हाउस कहते हैं। ये कांच का घर को कहते हैं ग्रीन हाउस। अब कहता है कि ये जो ग्रीन हाउस है ये तो ध्रुवीय प्रदेशों में देखा गया है। अब यही ग्रीन हाउस के समान हमारा वायुमंडल काम कर रहा है। ठीक है, ये जो वायुमंडल है ये ठीक ग्रीन हाउस गैस के जो घर है, ग्रीन हाउस के यानी हरित गृह के जैसा ही काम कर रहा है ये हमारा वायुमंडल। वायुमंडल के अंदर जब भी प्रकाश का किरण प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित CO2, N2O, जलवाष्प, इसके साथ साथ CH4, ये सारा जो गैसें इसके अंदर मौजूद है, ये सारे गैस क्या करता है? इस सूर्य के प्रकाश के किरण को अवशोषित कर लेते हैं और ये अवशोषित करने के बाद ठीक उसी तरह से ये किरण को बाहर नहीं जाने देते हैं, मतलब अंतरिक्ष में नहीं जाने देते हैं। जिस प्रकार ये कांच का घर जो है प्रकाश को या फिर उष्मा ऊर्जा को ये बाहर निकलने नहीं देते। तो चूंकि ये कांच के घर हरित गृह के जैसा है ना, वायुमंडल भी व्यवहार कर रहा है, इसलिए हम लोग इसे हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। यानी वायुमंडल का जो गुण है वो ग्रीन हाउस के जैसा है, इसलिए वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के गैस जो सूर्य के प्रकाश के किरण को अवशोषित कर वायुमंडल के तापक्रम को बढ़ा देता है, उन सभी गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और ये जो प्रभाव होता है यानी ऊष्मा का जो वृद्धि होता है उसे ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो क्लियर हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ठीक है, यानी ये जो ऊष्मा का बढ़ना हुआ वायुमंडल में यही ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आगे का टॉपिक देखते हैं क्या है। आगे है ग्लोबल वार्मिंग। तो आप देखिए इसी से संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग कि वायुमंडल में उपस्थित जो CO2 गैस है या मीथेन गैस है या CFC गैस है, ठीक है, या जलवाष्प है, ये सारा क्या है? तो ये ग्रीन हाउस गैस है। इसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ये जितना भी है सबको कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। क्या कहते हैं इसको? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अब ये जो ग्रीन हाउस गैस है ये गैस है क्या करता है? सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, ठीक है, इन किरणों को ये क्या करता है? अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करके वायुमंडल के टेम्परेचर को औसत तापक्रम से भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे वायुमंडल का टेम्परेचर आज औसत टेम्परेचर से अधिक हो गया है। और ये क्या कर रहा है? तो वायुमंडल को गर्म कर रहा है। तो वायुमंडल का गर्म होना, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव से वायुमंडल का गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, भूमंडलीय उष्णता कहलाता है। क्लियर हो गया? तो यही है ग्लोबल वार्मिंग। अब इसके प्रभाव से क्या हो रहे हैं ये आप जानते हैं, ये अछूता नहीं है। इसके प्रभाव से पोलर जो आइस है वो पिघल रहे हैं, पोल का जो आइस है वो पिघल रहे हैं और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, समुद्र का स्तर बढ़ रहे हैं। ठीक है, और समुद्र के स्तर बढ़ने से क्या परिणाम हो सकता है वो आप खुद भी जान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस, हरित गृह गैस का स्रोत। आखिर ये हरित गृह गैस आया कहाँ से, इसका स्रोत क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे कि हरित गृह गैस का स्रोत क्या होता है। तो हरित गृह गैस का जो प्रमुख स्रोत है वो सबसे पहला स्रोत है जीवाश्म ईंधन का जलाना। पहला स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन का जलना।
जीवाश्म ईंधन को जलाना। हम लोग क्या करते हैं, उष्मा ऊर्जा की प्राप्ति के लिए या फिर बिजली प्राप्ति के लिए हम लोग कोयला को जलाते हैं ना, डीजल को जलाते हैं। अगर वाहन चलाना हो तो डीजल का व्यवहार करते हैं, पेट्रोल का व्यवहार करते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये सारा का सारा हम जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत इसे लाते हैं। ये सारे ईंधन को जलाने से हमें विभिन्न प्रकार के ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, NO2 हो, ये सारे जो गैसें उत्पन्न होते हैं, ये सारे गैसें तो ग्रीन हाउस गैस है ना। तो इसलिए अगर हम जीवाश्म ईंधन को अधिक से अधिक जलाते हैं तो उसमें हमें ग्रीन हाउस गैस ही प्राप्त होते हैं, अर्थात CO2, CO, NO2 इत्यादि गैसें प्राप्त होते हैं, जिससे कि हमारा वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की अधिकता होते जा रही है। दूसरा है डिफॉरेस्टेशन, यानी वृक्ष का कटाव। अब होता क्या है कि अभी जो आधुनिक काल का समय है वो इंडस्ट्री बैठाने का टाइम है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है। जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण लोगों की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और इसके लिए अधिक से अधिक कृषि कार्य किए जा रहे हैं, अधिक से अधिक रोडवेज बनाए जा रहे हैं। तो रोडवेज बनाना, रोड बनाना या रेल लाइन बिछाना, ठीक है, या कृषि के लिए जगह उत्पन्न करना या आवास के लिए जगह उत्पन्न करना। कृषि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जगह की आवश्यकता होती है। तो कृषि के लिए जगह की आवश्यकता होती है, रोड बनाने के लिए जगह की आवश्यकता होती है ना, और मकान बनाने के लिए भी जगह की आवश्यकता होती है, या फिर हम कहें फैक्ट्री बनाने के लिए भी जगह की आवश्यकता होती है। तो ये सारे जगह आखिर कहाँ पे है? पृथ्वी के धरातल पर है, और वहाँ जो भी पेड़ पौधे पहले से लगे हुए हैं, चाहे वो जंगल के रूप में हो, उस जंगल को क्या कर रहा है, लोग अंधाधुंध कटाई कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसे बनाना है मकान, उसे बनाना है रोड, है ना, हमें बनाना है फैक्ट्री, हमें करना है कृषि। क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसकी आपूर्ति के लिए इन सभी प्रकार के जो क्रियाकलाप है उसको करना ही पड़ेगा, जिससे कि क्या हो रहा है, कृषि का दोहन, मतलब पेड़ पौधे का कटाव अधिक से अधिक मात्रा में हो रहा है। ठीक है, और ये अधिक मात्रा में होने से क्या होगा कि O2 गैस की कमी होगी, O2 गैस की कमी होगी। ठीक है, और O2 गैस की कमी होगी तो निश्चित रूप से CO2 में वृद्धि होगी, है ना, क्योंकि हम लोग तो जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं और विभिन्न प्रकार के कृत्रिम और प्राकृतिक कारणों से भी कार्बन डाइऑक्साइड का वृद्धि वातावरण में हो रहा है, और ऑक्सीजन गैस चूँकि पेड़ पौधे ही देते हैं, और इसको हमने क्या किया, तो इसको डिफॉरेस्टेशन कर दिए हैं, यानी वृक्ष का कटाव कर दिए, जिससे कि क्या हो रहा है कि वायुमंडल में CO2 की अधिकता होते जा रही है, ग्रीन हाउस की अधिकता होते जा रही है। ठीक है, थर्ड में आते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का वृद्धि होना, CFC गैस का निर्माण। अब ये CFC गैस का निर्माण होता कैसे है? आपको मालूम होना चाहिए कि जो घर में हम लोग नए नए उपकरण व्यवहार करते हैं, चाहे वो AC हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, ठीक है, रेफ्रिजरेटर क्यों ना हो, ये सब जो उपकरण हम लोग घर में व्यवहार करते हैं, इन सभी से ही एक बहुत ही घातक गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण होता है। ये भी क्या कर रहा है, ओजोन लेयर को नष्ट कर रहा है और पृथ्वी के वायुमंडल को
अधिक से अधिक गर्म कर रहे हैं। तो CFC भी एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि हमारे घर में लगाए जाने वाले उपकरण से निकल रहा है। ठीक है, तो CFC गैस का बनना। और चौथा है मीथेन गैस का निर्माण। अब ये जो मीथेन गैस है CH4 का निर्माण, ये बनता कैसे है? ये हमारे धरातल पर जितने भी जीव जंतु या पेड़ पौधे सड़ते गलते हैं, है ना, पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, पौधे तथा जीव जंतु का जो अवशेष होते हैं, ठीक है, जब वो छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते हैं या पेड़ पौधे के जो अंश वृक्ष से टूटकर धरातल पर गिरते हैं, ठीक है, उसमें बैक्टीरिया उसे क्या करता है, विघटित करने लग जाते हैं और उसको कहते हैं डीकम्पोजिशन। तो इसके डीकम्पोजिशन से भी उत्पन्न होता है CH4 और यही CH4 भी क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस। तो इस तरह से इन सभी कारणों से धरातल पर ग्रीन हाउस गैस का निर्माण हो रहा है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। अब देखते हैं प्रिवेंशन स्टेप टू अवॉइड ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय उष्णता से बचने का उपाय। तो हम बच कैसे सकते हैं? ये जो इतना वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, दिनों दिन इसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तो इससे हम बच कैसे सकते हैं? तो देखिए, जिसके कारण वायुमंडल में उष्णता बढ़ रहा है उसकी कमी करके ही हम इसका भरपाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला कि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम करें, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम करें, ईंधन का प्रयोग कम करें। अगर हम इसका प्रयोग कम करेंगे, कम करके विकल्प स्रोत का उपयोग करें। अब देखिए विकल्प स्रोत क्या है? अगर हम जीवाश्म ईंधन के जगह पे, है ना, सौर ऊर्जा का व्यवहार करें, विकल्प स्रोत क्या क्या हो सकता है? सौर ऊर्जा का व्यवहार करें, है ना, जल विद्युत का व्यवहार करें, अधिक से अधिक जल विद्युत। सौर ऊर्जा में सौर प्लेट का हम इस्तेमाल करें, सौर प्लेट, सोलर पैनल जिसको कहते हैं, सोलर पैनल का इस्तेमाल करें। वायु ऊर्जा, विंड एनर्जी, वायु ऊर्जा, ठीक है, विंड एनर्जी का व्यवहार करें। ठीक है, जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी अगर अल्टरनेट ऊर्जा के स्रोत का व्यवहार हम करेंगे तो हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं, पहला कारण। दूसरा है एफोरेस्टेशन मतलब अधिक से अधिक हम पेड़ पौधे को लगाएं, फॉरेस्टेशन, ठीक है, अधिक से अधिक पेड़ पौधे यानी वृक्षारोपण, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष को रोपें। वृक्षारोपण का काम बड़े पैमाने पे करके हम क्या कर सकते हैं, वायुमंडल में CO2 को कम कर सकते हैं और ऑक्सीजन में हम क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, तो CO2 में कमी होगा और O2 में वृद्धि होगा जब हम क्या करेंगे, अधिक से अधिक वृक्षारोपण का काम कर सकते हैं। ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रोकना होगा। ठीक है, CFC गैस का उत्पादन करने वाले उपकरण का व्यवहार कम करें, व्यवहार क्या करें, कम करें। तो कम करके हम क्या कर सकते हैं कि क्लोरीन गैस के जो बढ़ती हुई मात्रा है उसको कम कर सकते हैं और इससे भी हम भूमंडलीय उष्णता से
बच सकते हैं। तो इन सभी उपायों के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, तो भूमंडलीय उष्मयन से हम पृथ्वी को रक्षा कर सकते हैं। इस तरीके से आज इस वीडियो के माध्यम से आप ओजोन गैस और उससे होने वाला जो इसका सही उपयोगिता है उसके बारे में देखें और इसको बचाने का उपाय भी हम लोग देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह का अन्य टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आज का वीडियो यहीं शेष करते हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।